बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आज दुनिया के अंदर जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे है। अब है तो एक ऐसी बात जिससे हमें बड़ा रिलेट करना चाहिए कि जमहूरियत की बात है तो हम एक पार्लिमानी जमहूरियत है, कम से कम थ्योरेटिकली तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हकीकी तौर पर हमारे क्या हालात हैं या जमहूरी निज़ाम के हमारे मुल्क में क्या हालात हैं उसके बारे में अगर कुछ ना ही कहा जाए तो शायद बेहतर है। हमारे मुल्क में जब वज़ीर दिफा खुद ये फरमाएं कि एक हाइब्रिड मॉडल है, हाइब्रिड रजीम है, तो ज़ाहिर बात है फिर आप जो जमहूरियत के बुनियादी असूल हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ होते देखते हैं या उसकी नफ़ी देखते हैं। तो लिहाजा जमहूरी इक़्तिदार के हवाले से तो शायद पिछले 7 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है हमें आज़ादी में, लेकिन जमहूरियत उस तरह से पनप नहीं सकी है, जमहूरी इदारे उस तरह से मजबूत नहीं हो सके। चलें, ये बात तो अपनी जगह मौजूद है। कुछ अहम बातें जो आज के दौर में हो रही हैं, आज आपने देखा अली मीन गंडापुर साहब अपने कैबिनेट के सारे दोस्तों को ले गए, चंद अहम बातें की, उनमें गुस्सा भी था, उनमें फ्रस्ट्रेशन भी थी। यानी वो लोग जो उनके खिलाफ ये बातें करते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब जानबूझकर इमरान खान साहब से नहीं मिलते, आज गंडापुर साहब ने तकरीबन डायरेक्टली उन पर लानत भेजी कि लानत भेजता हूँ वो ऐसे लोगों पर जो ये कहते हैं अब उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं मिलती, तो इसमें गंडापुर साहब क्या कर सकते हैं। एक और तनकीद जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर बिलखुसूस हो रही है वो ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों की हामी हो गई है या दहशत गर्दों से डरी हुई है, दहशत गर्दों को भत्ता देती है। याद रहे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बगैर नाम लिए एक आला सूबाई अहदेदार के हवाले से कहा था कि कौन है वो आला सूबाई अहदेदार जो दहशत गर्दों को या TTP को भत्ता देता है। अब वाज़े तौर पर कहने वालों का तो यही इशारा है कि उनका इशारा जनाब अली मीन गंडापुर साहब की जानिब था। दूसरी बात यह कि जो बनू के अंदर बदकिस्मत वाक़या हुआ जिसमें पाकिस्तान फ़ौज के जवान शहीद हुए, उस जनाजे के अंदर उस मौके के ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत थी, लेकिन कोई सूबाई ओहदेदार मौजूद नहीं था। ये एक ऐसी बात थी जिस पर तशवीश भी हुई, जिसमें सवाल भी उठाया गया कि बनू कोई ऐसी जगह तो नहीं है कि जहाँ पर फौरी तौर पर वज़ीर आला नहीं जा सकते, या अगर वो किसी जगह बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो उनके बाकी कैबिनेट का कोई मेंबर नहीं जा सकता, तहरीक इंसाफ का कोई और मेंबर नहीं जा सकता। क्यों गैर हाज़िरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की एक ऐसे मौके के ऊपर? अब जब इस हवाले से जनाब अली मीन गंडापुर साहब से सवाल किया जाता है या उन पर तनकीद होती है तो उसके हवाले से वो क्या फरमा रहे हैं, जरा सुन लीजिए। अली मीन साहब, आप जो ऑपरेशन हो रहा है KPK में, उसके कुछ शोधा की नमाज जनाजा हुई और आपके बारे में नून लीग के अरकान ने कहा है कि आप जनाजे में शिरकत नहीं की और कंडेम कर रहे हैं। बात यह है कि नून लीग को शर्म आनी चाहिए, जिससे भी ऐसी बातें की सबको शर्म आनी चाहिए। हर चीज पे सियासत करते हैं, हर चीज पे सियासत जो है नहीं होती है। सियासत करने के लिए अपने फोरम होते हैं, वो फोरम भी खत्म कर दिए गए हैं। सियासत का फोरम तो बचा नहीं है। ये फजूलियात वाली बातें जो है जी जनाजे पे नहीं गए। बात यह है कि असल में इंसान को एहसास होना चाहिए, अपनी पॉलिसी को ठीक करना चाहिए, दर्द और दुख होना चाहिए। जो ज्यादती हो रही है या जो हमारे लोग शहीद हो रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए इकदाम करना जरूरी है, पॉलिसीज बनाना जरूरी है, पॉलिसी को रिवाइज करना जरूरी है, हल निकालना जरूरी है, जो है नहीं निकाल रहे। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आई स्ट्रेट कम टू यू सर। ये जिन बातों को गंडापुर साहब ने कहा कि ये फजूलियात की बातें हैं और उन्होंने कहा पॉलिसी डिवाइस होनी चाहिए, पॉलिसी तब्दील होनी चाहिए, इस पर तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि वाकई वो गलत पॉलिसियाँ रही हैं माजी में भी, उन पर ज़रूर बात होनी चाहिए। लेकिन जनाजे के ऊपर, शोहदा के जनाजे के ऊपर कोई सूबाई अहदेदार ना होना और फिर तनकीद होना, ये तो बड़ा ऑब्वियस सी बात हो जाती है। वो बनू का इलाका है, बनू का मकाम है जहाँ पर ये जनाजा भी पढ़ा गया और सारे शोहदा की वहाँ से मैयतें रवाना हुई। आपके नज़दीक ये एक ऐसा काम था जिसमें मिस किया तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक मौका जहाँ जाना चाहिए था सूबाई क़यादत को, या आप समझते हैं कि नहीं जो फरमा रहे हैं गंडापुर साहब वो ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताइन। देखिए, इस तरह है कि वो जो आर्म फोर्सेस वाले फौजी जवान वहाँ पे जिन्होंने शहादत हासिल की है, वो हमारे ही पाकिस्तान के लोगों को, बिलखुसूस KP के लोगों को प्रोटेक्ट करने में उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया जी। तो मेरे लिहाज से आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डिफेंड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा
वहां नहीं गया था, हमें जाना चाहिए था। ठीक। कोई बंदा छोड़ो, हमें मैक्सिमम प्रेजेंटेशन हमारी होनी चाहिए। देखिए, मेरा जो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज विज़-वी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से अपनी जगह एक झगड़ा हो सकता है, लेकिन मेरा उनका जो एक्चुअल काम है जिसमें वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं और उस दौरान में उनकी अपनी शहादत होती है उनके लोगों की, मैं वहां पे तो मेरा उनके साथ कोई झगड़े नहीं, वहां पे तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। वहां पे तो मैं जब इंडिया के साथ हो रहे थे तब भी मैं उनके साथ खड़ा था। तो इस चीज को डिफेंड करना, आई एम सॉरी, मैं कम से कम नहीं कर सकता, कोई और कर सकता है तो करे, मैं नहीं कर सकता। हम, मेरे लिहाज से हमें ये हमारी बहुत बड़ी कोताही थी। वी शुड हैव बीन देयर, वी शुड हैव बीन प्रेजेंट सिग्निफिकेंटली। ठीक। डॉक्टर साहब, आपने जो भी बात कही है, यकीन मानिए जिसने भी आपको सुना है, आपने इस बात को डिफेंड नहीं किया, आपने जो आपके दिल में था आपने बताया, और आपकी इज्जत में इजाफा ही हुआ है। एक ऐसी बात जिसको शायद डिफेंड किया भी नहीं जा सकता, और आपने क्लियर अनइक्विकल वर्ड्स के अंदर जो कहा है, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि बड़े एक ऑनरेबल कॉन्डक्ट है ऑन योर पार्ट, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट बीइंग अ पाकिस्तानी। आपने बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात की है। अब मैं अगर बैरिस्टर अकील मलिक साहब ज़रा आपके पास जाऊँ और फिर मैं ज़रा डॉक्टर साहब के पास दोबारा आऊँगा, ये जो मामलात है हमारे मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल चली हुई है, अली मीन गंडापुर साहब ने जो आज बात की उसमें वजह क्या है? ये क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी दोबारा बदकिस्मती से आ चुकी है, एक दहशतगर्दी इन्फेस्टेड सूबा बन रहा है वो। वहां उनकी हुकूमत ये कह रही है कि टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन क्या अल्फाज का चुनाव जनाब अली मीन गंडापुर साहब का दुरुस्त था, और या आपने इतना रिलेशनशिप सावर कर दिया है बिटवीन द प्रोविंस एंड द फेडरल गवर्नमेंट कि वहां सूबाई किसी अहम मौके पर भी सूबाई ओहदेदारान आने से हिचकिचाते हैं, या रिलेशनशिप ही बड़ा सावर हो गया है? आपकी भी रवैया ऐसा है जिसने सारे मामलात को बड़ा बिगाड़ दिया है? बैरिस्टर अकील मलिक साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आई एम गोइंग टू सेकंड यू ऑन दिस कि जो डॉक्टर साहब ने कहा है, बिल्कुल ये एक डिफेंड करने वाली बात नहीं थी, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स जो है तमाम तर सिचुएशन बताई। अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है और अभी से नहीं, पिछले 12 साल से है। अब मुझे ये बताया जाए कि जो अल्फाज का चुनाव किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने या इनकी पार्टी के दीगर लोग हैं, माजरत के साथ डॉक्टर साहब ने तो बड़ी अच्छे तरीके से उसको बयान किया, लेकिन मार्का हक के वक्त भी आपको याद होगा जो अलीमा खान साहिबा का बयान था, उन्होंने कहा ये नूरा कुश्ती हो रही है। तो क्या ये उसको भी डिफेंड करेंगे या उसको भी कॉल आउट करेंगे? एक तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए। उसके साथ थोड़ी सी बात टेक्निकल है। वो बात टेक्निकल ये है कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान के तहत, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल उसमें इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी 2021 के दौरानिए के बीच में, और 2021 का वो साल था। तो उस हवाले से आपको ये भी पता होना चाहिए और आपके नाजरीन को भी ये पता होना चाहिए कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो था वो उसके ऊपर रीइटरेशन थी, और वो दोबारा से एक रीअफर्मेशन थी कि इनके खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशंस हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, उसमें बिल्कुल हमें वो करने चाहिए। तो फिर देन व्हाट चेंज? 2022 में क्या ऐसी तब्दीली आ गई कि 8000 हार्डेंड जो दहशतगर्द थे, क्रिमिनल्स थे, उनको आपने, जो कि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते थे, उनको फिर आपने जेलों के दरवाजे खोले। वो तकरीबन 8000 लोगों को बाहर आपने निकाला रीसेटलमेंट के नाम पे, रिहेबिलिटेशन के नाम पे। तो आज तो वो सब दर्द बन चुके हैं पूरी कौम के लिए, और बिलखुसूस केपी की आवाम के लिए। केपी की आवाम, आप कैमरा उठा के अगर केपी में जाएं तो वहां पे जो लोग दुआइयां दे रहे हैं, वहां पे जो लोग इस्तफसार कर रहे हैं अपनी सूबे के हुक्मरानों से, तो उसका भी तो कम से कम। बैरिस्टर साहब, एक बात है, आपके क्या सिंगुलरली उस वक्त के वज़ीर आज़म को इल्जाम देंगे कि सिर्फ उनकी वजह से हुआ? मैं लेट्स बी फेयर, हम रहते तो इसी मुल्क में, हम सबको पता है वो अकेले तो, ये ठीक है उनकी पॉलिसी गलत होगी, उनकी सोच गलत होगी, उनका फैसला बहैसियत वज़ीर आज़म गलत हो सकता है, लेकिन वो क्या उन्होंने ये सब अकेले कर लिया होगा आपके नजदीक? देखिए, जो शख्स कहता है कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता और किसी की मैं सुनता नहीं हूं, तो फिर इट लीड्स मी टू बिलीव कि ये फैसला तो उसका अपना ही होगा। अगर वो ये कहते हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला था और मेरा फैसला नहीं था, और अब अगर यू टर्न लेना चाहते हैं तो ये फिर उनकी मर्जी है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन वो तो अलग-ऐलान कहते हैं कि मैं तो किसी से
किसी की बात नहीं सुनता और मेरे दिल में जो आता है, मेरे जहन में जो आता है, मैं वही करता हूँ, तो फिर तो इस पे एक क्लैरिटी आनी चाहिए। इस पे भी क्लैरिटी नहीं है कि ये फैसला उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का था, ये इनका अपना था, लेकिन फिल वक्त तो मुझे यही लगता है कि ये फैसला इमरान खान साहब का अपना था। और फिर कहते हैं कि मुझे तालिबान खान क्यों कहा जाता है। और इसके साथ एक चीज और मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जो जनाजों की बात तो देखें एक तरफ, मतलब उनके साथ इजहार अफसोस करने भी शोहदा की फैमिलीज के साथ, अगर इनकी पूरी केपी हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बंदा नहीं जाता, और आपने कहा कि सावर इतने रिलेशंस हो गए, तो वहां पे देखें ना, जितने यहाँ से मेंबरान जिनके खिलाफ केसेस हैं, जिनको सजाएं हुई हैं, चाहे वो MNA है, चाहे वो MPA है, या दीगर कोई पार्टी का ऐसा रुकन है, वो सारे जाके पनाह तो केपी में लेते हैं। तो फिर वहां पे कैसा ऐसा कोई माहौल सावर हो गया है, या कोई ऐसी सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं कि उन शोहदा के घरों में नहीं जा सकते, या उनसे दो लफ्ज ताजियत के नहीं कर सकते। अच्छा, मैं बताऊं समथिंग ऑफ कोर्स ये देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बात है कि जो अभी ये जिस तरह अकील मलिक साहब ने एक एक्यूजेशन है कि इमरान खान साहब के दौर में हुआ और गलत फैसला हुआ, 2022 में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 8000 हार्डन्ड क्रिमिनल्स वो यहाँ आ गए, और जो फिर अब जिससे दोबारा हम लड़ रहे हैं, क्या ये जो अभी हुआ है और उन्होंने कहा इजहार यकजहती भी नहीं किया, शोहदा के घरों में भी नहीं गए, ये इस तरह का कॉन्डक्ट जिसको आपने भी राइटफुली आपने कहा मैं इसे बिल्कुल डिफेंड नहीं करूं, ये सीमेंट नहीं कर रहा उस क्रिटिसिज्म को जो इमरान खान साहब की जमात पर हो रहा है कि जी आप तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपकी हुकूमत है, लेकिन या आप TTP से डर गए हैं या आप TTP को के ऊपर सॉफ्ट हो गए हैं? देखिए, इसराह काश के जितनी ईमानदारी से मैंने बात की थी, काश उसकी आधी ईमानदारी से बैरिस्टर साहब बात कर लेते। काश वो इतनी गलत बयानी ना करते जितनी उन्होंने की है। काश। देखिए, अब मैं 2-3 बातें बताऊंगा और आपने मुझे थोड़ा सा टाइम देना, बिकॉज इट्स अ वेरी टची सब्जेक्ट। नंबर 1, आप कहते हैं कि एक रिलेशनशिप सौर है। बिल्कुल सौर है। अगर कोई ये कहता है कि सौर नहीं है तो वो गलत कहता है। और सौर इस लिहाज से है कि एक परसेप्शन है, रियलिटी है या नहीं है मुझे उसका मालूम नहीं है, लेकिन परसेप्शन ये जरूर है कि जो कुछ भी PTI के साथ हो रहा है वो एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है या कर रही है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये एक परसेप्शन है, रियलिटी है ये नहीं है, लेकिन समटाइम्स परसेप्शन कुड बी स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। और इस चीज को एंडोर्स करने के लिए आपके अभी न्यूली इलेक्टेड सेनेटर राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आपको पता है कि कौन किसके थले लगा हुआ है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। अच्छा, उसके बाद आपने डिफेंस मिनिस्टर साहब की तो आपने खुद बात कर दी है। जब वो कहते हैं कि ये हाइब्रिड है, एक्चुअली हाइब्रिड नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वाले तो कहते हैं ये तो टोटल अथॉरिटेरियन है। मैं तो नहीं कह रहा। अब बात आ जाती है जो इन्होंने कहा है कि तालिबान को जो छोड़ा गया है, तो मैं इनके प्रॉब्ली इंफॉर्मेशन इनके पास है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा गलत बयानी का सहारा लेते हुए किया है। मैं आपको बता देता हूँ, ये तकरीबन 2022 के शुरू में 2021 के एंड में बात हुई थी, और ये उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक सजेशन की थी और ये बात गई थी कैबिनेट के सामने। कैबिनेट में मुराद सईद और बाकी लोगों ने इसकी टोटल मुखालफत की थी। मुराद सईद ने 4-5 क्वेश्चंस कहे थे। उन्होंने कहा था कि जब आप इनको रिपैट्रिएट कर रहे हैं, जब आप इनको देखिए, इमरान खान ने डेफिनेटली उनका कहा होगा, तभी कैबिनेट के सामने रखा होगा। कैबिनेट में मुराद सईद के 4-5 बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन थे। नंबर 1, हम लोगों ने 80,000 फौजियों की जानें गंवाई हैं, क्या आपने उन फौजियों की फैमिली से पूछा है जब आप इनको रिपैट्रिएट कर रहे हैं? हम लोगों ने जो ANP के लोगों के जो लीडर्स हैं उनकी जानें गई हैं, क्या आपने उनकी फैमिली से पूछ के ये डिसीजन ले रहे हो? और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए थे। और उसके बाद आपको याद होगा पीस मार्च भी किया था। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बात कैबिनेट तक रुक गई थी और उसके बाद रिजीम चेंज हो गई। फिर रिजीम चेंज के बाद पहली बार जुलाई, मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 या 14 समथिंग लाइक दैट जुलाई को पहली बार यहाँ पे लोगों को लाया गया। ये PDM पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट पार्ट 1 था। उसके बाद फिर आपने देखा कि यहाँ से हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए अफगानिस्तान और वहां पे बात हुई। फिर उसके बाद
मिड अक्टूबर या एंड अक्टूबर और मिड सितंबर, इस दौरान में फिर लोगों को छोड़ा गया। ये इन लोगों के दौरान, और मैं आपको एग्जैक्ट डेट्स बता सकता हूँ, इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको टाइम पीरियड वो बता रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे ये थ्रू आउट इनके हुए, तो ये कह देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में अटरली नॉनसेंस का लफ्ज नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बिल्कुल गलत बयानी है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने ये जो अभी बैरिस्टर साहब गुफ्तगू की, एक तो वो कह रहे हैं गलत बयानी हमारे दौर में नहीं हुआ, दूसरी बात उन्होंने कही कि रिलेशनशिप सावर हुआ है, और जो वो कहते हैं परसेप्शन ये है कि जो तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो पाकिस्तान की मुक्तदरा यानी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है। तो एक ये भी वजह हो सकती है, बल्कि बन जाती है, जिसमें शायद वो इस एक्सटेंट तक चली गई है तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कि वो शुहदा के जनाजों के अंदर, जिसको डॉक्टर साहब ने कहा है कि इनडिफेंसिबल एक्ट है और बहुत बड़ी कोताही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, और इतना रिलेशनशिप खराब हो चुका है। सो ये जो कुछ भी जहां हम आज खड़े हैं बकौल डॉक्टर साहब के, इसकी वजह हम नहीं है, इसकी वजह वो पॉलिसीज हैं जो कि इसके अंदर तहरीक इंसाफ का लेना देना नहीं है, और जो एलिमेंट्स थे या मुक्तदरा के लोग थे उनका लेना देना। सब बात यह है कि इसको जितना शुगर कोट कर लें, एक तो परसेप्शन और रियलिटी में फर्क है। अब ये कहते हैं परसेप्शन इस तरह बज़ाहिर नजर आता है, तो ये खुद उस चीज को परसीव कर रहे हैं। हमें तो किसी ने नहीं कहा, या आपको तो किसी ने नहीं कहा कि उसको इस तरह परसीव किया जाए, बट ये खुद इस तरह की एक पिक्चर पेंट करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात है कि जहां तक उन्होंने कहा कि रिलेशन सावर है, तो रिलेशन क्या शुहदा के साथ सावर है या इनका नून लीग के साथ या दीगर हुकूमती जमातें एस्टेब्लिशमेंट के साथ सावर है ना, और एस्टेब्लिशमेंट आपको आपकी हुकूमत के साथ है, इसलिए उनसे भी सावर हो गया ना। फिर देखिए वो ये तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक वन पेज के फजाइल थे वो तो इनकी अपनी हुकूमत में, बल्कि खान साहब खुद बताया करते थे कि उसकी तारीफों के जो पुल बांधते थे वो हमसे तो ना पूछें। मेरे ख्याल से उनके को पुराने क्लिप ही चला दें तो आपको बिल्कुल। तो आपने पाबंदी लगाई हुई है ना, हम क्या करें, हम नहीं चला सकते है। नहीं मैं आपको ये बिल्कुल लोगों की मेमोरी जो है, याददाश्त है, वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, उनको भी पता है आपके नाज़रीन की कि खान साहब क्या फरमाया करते थे उस वक्त। लेकिन मैं ये जरूर आपको बात कह सकता हूँ कि देखिए एस्टैब्लिशमेंट जो स्टेट है वो हमेशा गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ होती है, और जो भी डिसीजंस हैं जो पाकिस्तान के बेनिफिट में है, पाकिस्तान के मफाद में जो फैसले हैं वो बिल्कुल हम कर रहे हैं, और बिल्कुल जो है तमाम तर मामलात जो हैं वो एक सिनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और सिनर्जी के साथ ही उनको आगे लेके जाया जा रहा है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी जो उनकी हुकूमत को चलाती थी खान साहब की, तो वो उसमें और इसमें बड़ा वाज़ेह फर्क है, एंड ऑफ कोर्स द डिफरेंस इज डेफिनेटली देयर। ठीक, मैं आई हैव टू लीव इट हियर। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब का और जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब का। बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कल एशिया कप के अंदर भारत के खिलाफ। कहा तो ये जा रहा है कि जिस स्पीड पे हम जा रहे हैं, पता नहीं इसके बाद कौन सा सेटबैक पाकिस्तान की क्रिकेट को देखने को मिलेगा। एक सर्जरी एक्सपेक्टेड है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात पहले भी की गई, लेकिन और भी बहुत से मसाइल हैं। जिस तरह भारत के कप्तान ने इस्तेमाल किया पोस्ट मैच सेरेमनी को एक सियासी मामले को उजागर करने के लिए, जो पिटाई भारत की हुई उसकी उन चीज़ों को शायद आउटडू करने की, लेकिन वो हो नहीं सकती। जिस तरह से फिर मैच रेफरी ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मना किया, पाकिस्तान के जो क्रिकेट के कप्तान हैं टीम के, उनको मना किया कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे। सो दैट इज आल्सो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। पाकिस्तान भारत मैच के अंदर जो भी कुछ हुआ वो खैर हमारे सामने है। अब ये क्यों हुआ, उसमें 2-3 इश्यूज डेवलप हो गए। एक तो ये कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या थी, उस पर तो जरूर भी चाह रहे होंगे सुनना किसी एक्सपर्ट से जो बता सकें कि क्या हालात रहे हमारे। फिर जो मैच के बाद और एक कंट्रोवर्सी के जिस तरह से पोस्ट मैच सेरेमनी को इस्तेमाल किया भारत के कप्तान की तरफ से, उसको एक सियासी मामला बनाने के लिए, उस पर बात करना। पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा था कि जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान ने उस पूरी सेरेमनी को बॉयकॉट करना है। अब एक और इशू जो सामने है कि पाकिस्तान आईसीसी से डिमांड कर रहा है कि आप मैच रेफरी को अलहदा करें, बरतरफ करें, क्योंकि उन्होंने अपेरेंटली इंस्ट्रक्ट किया था पाकिस्तान की टीम को और मैनेजमेंट को कि भारत के प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया जाएगा। सो ये स्पिरिट ऑफ द गेम के तो खिलाफ है। लेकिन
बताइए जा रहा है कि फिर इससे रिलेटेड कुछ बरतरफियां भी हो रही हैं, वो क्या सारा मामला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, तो उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नुमान नियाज साहब। ही अंडरस्टैंड्स द गेम, अंडरस्टैंड्स द पॉलिटिक्स ऑफ द गेम। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर एक सियासत मौजूद है। बट सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे मुतअद्दिद दफ़ा आई ऑलवेज टेक योर एक्सपर्ट ओपिनियन। आपने पहले भी ये अलार्म बेल तो रिंग की थी कि यार हमारे हालात ऐसे हैं, वी आर गोइंग डाउन हिल। अब यहाँ पर तो इस दफ़ा तो खैर वो मीम्स में देख रहा था कि अच्छा मैच हार के फिर भी बाबर आजम पे डाल दो, मैं लेकिन बाबर आजम अगर नहीं भी है तो। बट मुझे ये बताएं कि हम अब तो खैर हर एक ने वो अपना अपना एनालिसिस बता दिया है कि ये आपके नंबर 9 नंबर 10 बैट्समैन 195 के स्ट्राइक रेट से स्ट्राइक करते हैं और बाकी आपकी टीम किस तरह से चलती है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है हमारे साथ दोबारा? देखिए, हमारे साथ दोबारा तो नहीं हुआ। ये हमने बड़ी मेहनत करके अपने आप को यहाँ तक पहुंचाया है, एंड इट हैज टेकन अबाउट 10 years 12 years। ये शुरू हो गया था, ये बरसों का नतीजा है जो आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्शन, इनकॉम्पिटेंस, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और करप्शन। अब आप एक एसोसिएट मेंबर की लेवल की टीम बन चुके हुए हैं। अच्छा, अब आपने अभी बात की बाबर की और रिजवान की। बाबर और रिजवान को आपने ये कहा कि ये कह के निकाला कि जी वो जो उनका टेम्पलेट है क्रिकेट का, वो मॉडर्न क्रिकेट नहीं है T20 की। हम इंटेंट के साथ इम्पैक्ट प्लेयर्स लाके इम्पैक्ट क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, बेहतरीन। आप उनको निकाल देते, हालांकि उनको आपने निकाला अपनी पर्सनल खुंदक में था, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का नुकसान करवा दिया था उन दोनों ने बाय एक्चुअली सेइंग नो टू सरोगेट एडवर्टाइजिंग एंड स्पॉन्सरशिप। तो जब एक्सटर्नलाइज उनकी प्रॉब्लम्स, उनको प्रेशर में किया गया, टीम को तोड़ा गया, यूनिटी को तोड़ा गया, शाहीन को कप्तान बनाने के चक्कर में फिर शाहीन हटा, फिर बाबर कप्तान बन गया। सो ये एक पूरा विशेष साइकिल था जहाँ पे वो प्रॉब्लम सब एक्सटर्नलाइज हुई तो उनसे परफॉर्म भी नहीं हुआ। लेकिन एक इंटेलिजेंट माइंड ये कहेगा कि यार अगर आप उनको हटा रहे थे तो आप उनसे बेहतर स्किल्ड लोग लेके आ रहे होंगे जो आपके सिस्टम से ट्रेन हुए होंगे। पर वो कहाँ पे ट्रेन होते, क्योंकि आपका तो सिस्टम ही नहीं है, और आपका जो सिस्टम है उसको आप लिफ्ट नहीं कराते। कभी आप मेंटोर्स बनाते हैं, $18,000 पर मंथ उनको देते हैं, उसका जवाब कौन देगा जो 1.5 साल आपने इन्फ्लेक्शन की बजट पे। लेकिन आपने जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स थी, जो टूल्स थे, वो इंटीग्रेट किए नहीं। अब ये जो लड़के इनके पास स्किल ही नहीं है। अच्छा, एक तो स्किल नहीं है, उसके बाद ये जो सोशल मीडिया नैरेटिव्स हैं उन पे आप इनको हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अब फिर आप पर्सनल बायसेस रखते हैं। आप इब्रार को नहीं खिलाते रहे इसलिए कि कहीं वो परफॉर्म ना कर दे, बिकॉज ही इज द बेस्ट वाइट बॉल स्पिनर इन पाकिस्तान, कि वो कर देगा परफॉर्म, तो फिर इब्रार का क्या करेंगे, उसका अपना शादाब का क्या करेंगे, उसने भी वापस आना है। अच्छा, अब आपने सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया T20s का। वो कप्तान इसलिए बनाया कि टीम न्यूजीलैंड जा रही थी अबाउट 10 महीने पहले, और आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ द ब्लू आपने शादाब खान को कप्तानी दे दी थी। वो टीम कहीं लीक आउट हो गई थी इन सोशल मीडिया, तो वहाँ वो अपना उधर कराम मच गया था PCB में कि ये क्या हो रहा है, कि उसने तब तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली थी, इंजरी प्रोन था, और 15 मैचेस में 3 आउट किए हुए थे, 3 में बॉलिंग नहीं की हुई थी। तो आपने मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के चक्कर में सलमान अली आगा को लाके T20 का कप्तान बना दिया। अब आपका कप्तान T20 का, जो कि दुनिया में कोई T20 लीग नहीं खेलता, क्योंकि वो T20 से कम्प्लीटली इरेलेवेंट है। जब आप उसको टीम में लेके आए, छोटी टीमों के अगेंस्ट है, कंड्यूसिव पाटा पिचेस में तो वो रन कर देगा, लेकिन जब बड़ी टीम के सामने आएगा तो उसको ये नहीं समझ आती उसके ऊपर का प्लेयर क्या छोड़ के गया और नीचे के आने वाले प्लेयर ने क्या करना। सो उसकी वजह से, क्योंकि वो कप्तान है, उसने खेलना है, तो आपने टीम का बैलेंस आउट कर दिया। जब आपने टीम का बैलेंस आउट किया तो आपने हसन नवाज, जिसमें पेडिग्री लग रही है कि वो डेवलप हो जाएगा, अभी उसके बहुत सारे मसाइल हैं, हिलते गेंद पे, अच्छे स्पिनर के गेंद बहुत जल्दी वो निकल के मार देता है, लेकिन वो मॉडर्न क्रिकेट के करीब है, तो उसको आपने नंबर 6 पे कर दिया। फिर आप फहीम अशरफ को खिलाते हैं एज एन ऑलराउंडर। फहीम बेसिकली एक बैटिंग ऑलराउंडर है, T20 पे मेरिट पे खेलता है, कोई सिफारिश पे नहीं खेलता। वो बैटर बहुत बेहतर है, वो तो मैं कहूँगा आगा से भी बेहतर बैटर है। आप उसको नंबर 8 पे खिला रहे हैं और उसे बॉलिंग नहीं करा रहे। फिर जहाँ पे आपको इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट, क्योंकि आप 3 स्पिनर्स के साथ गए, ये लाइकली था क्योंकि इंडिया बहुत आला खेलते हैं स्पिन को, तो आपने एक फास्ट बॉलर और रखना था शाहीन के साथ। शाहीन से डेथ ओवर्स नहीं होते, मिडिल ओवर में जो आके मनमाटनी को तोड़ता, आपने फास्ट बॉलर नहीं रखा।
ठीक है, अब आप एक लास्ट चीज, मोहम्मद हारिस जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का मटेरियल ही नहीं है। आपने अभी उसको इसलिए पैम्पर किया हुआ है क्योंकि आपने रिजवान को निकालना था, और इसकी जगह कोई और नया लड़का हसीबुल्ला वगैरह इसलिए नहीं लाए कि आपने उनको बनने नहीं दिया, वो पिछले ने भी बनने नहीं दिया। साइम अयूब 43 T20 इंटरनेशनल खेल चुका है, 20 की एवरेज है, 450 है, क्या वो बॉलर है या बैट्समैन है? और दूसरा ओडीआई की उसकी ब्रिलियंस या टेस्ट मैच की ब्रिलियंस को हम कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं T20 से। जिसने कल वो आउट हुआ है, दैट वाज सैड टू सी, वो कट का बॉल था जो उसको वो कट मारता, लेकिन वो थोड़ा सा ढीला खेला और वो गेंद गली में चली गई, स्क्वेरिश चली गई। हारिस ने जो, क्योंकि उसका डिफेंस नहीं है, स्ट्राइक रोल कर नहीं सकते रोटेट। अब वो लड़का था अभिषेक शर्मा, उसको पावर हिटिंग कहते हैं, जो आप करते हैं वो स्लॉगिंग है। उसने आते ही पहले तो फारिग किया ना शाहीन को पहली 2 गेंदों पे, और उसके बाद वो लड़का जो इन्होंने एक और खिलाया था तिलक वर्मा, वो देखे रन बॉल गया जब उसको पता था कि मैच कंट्रोल में हो गया है। और दैट इज द मेथोडिकल साइंटिफिक क्लिनिकल क्रिकेट, प्रोसेस ड्रिवन क्रिकेट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपनी एक ट्वीट में कहा कि अगर किसी ने मॉडर्न डे क्रिकेट को रेफरेंस लेना है तो जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की गेम नॉटिंघम में हुई उसको देखें कि जो फिल सॉल्ट और जॉस बटलर ने किया। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मैं तो खैर एक आम पाकिस्तानी हूँ ना, मुझे तो आई फील बैड व्हेन माय टीम लूजेस, बट द इशू इज कि जो लोग स्टैटिस्टिक्स लेके, कंप्यूटर्स लेके, द एक्सपर्ट्स हु सिट देयर एंड ट्रेन टीम्स, डोंट दे एक्चुअली फील कि यार दिस इज द मॉडर्न डे क्रिकेट और ये हम क्या खेल रहे हैं और ये क्या हो रहा है, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट, जिसका जिक्र भी आपने किया, वी आर नो वे क्लोज टू देम। क्या हमारे पास, जिस तरह आपने कुछ प्लेयर्स के नाम दिए, फ्रैंकली हमें तो पता भी नहीं होता, क्या ये हमारे पास हमें मान लेना चाहिए कि हमारे पास उस लेवल का टैलेंट अब है ही नहीं, और ऑन पेपर भी हमारी टीम कमजोर होती है और ऑन फील्ड तो नेचुरली फिर कमजोर होगी? यार मुझे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। वो ये है कि पहले आप, जब आपका एक तो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर हमेशा से कोई इतना अच्छा नहीं था, उसमें बहुत मसाइल होते थे, लेकिन आप उसको लिफ्ट करवाते थे, कायदे ट्रॉफी को, वेल्स कप को, तो आपको प्लेयर्स मिलते थे, आपका एक पाथवे होता था कि क्लब क्रिकेटर अंडर 19 खेलता था, डिस्ट्रिक्ट खेलता था, डिवीजन से खेलता था, सिटी से, एंड देन वो डिपार्टमेंट उसको उठाता था, डिपार्टमेंट गेटवे था इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तो आपको प्लेयर्स मिलते थे। लेकिन दुनिया की क्रिकेट भी जो है वो स्किल पे खेली जाती थी, और आपके भी स्किलफुल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते थे जो स्किल वर्सेस स्किल में ऑन देयर डे इंडिविजुअल ब्रिलियंस के साथ मैचेस आपको जीत के दे देते थे। अब हुआ क्या है कि अब क्रिकेट साइंटिफिक हो गई, और क्रिकेट जब से ये इकोनॉमिक ड्रिवन हुई, जब इकोनॉमिक्स ड्रिवन हुई तो ये प्रोसेस ड्रिवन हो गई। जब से ये साइंटिफिक हुई है, जब साइंटिफिक इंटीग्रेशन हुई, तो आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, और उसको चलाने वाले HR वाले लोग चाहिए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में बायोमैकेनिक्स है, किनेसियोलॉजी है, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल है। आजकल वर्कलोड मैनेजमेंट और प्रिवेंशन, इंजरी प्रिवेंशन इज मच मोर इंटेग्रल टू अ क्रिकेटिंग सेटअप देन देयर कमर्शियल डिपार्टमेंट और देयर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि क्रिकेट सेल्स इटसेल्फ। तो ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने की। हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी रखी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसमें अब तो 8 या 10 सेकंडमेंट पे गवर्नमेंट ऑफिशियल और सिविल सर्वेंट्स आए हुए हैं, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है क्रिकेट के साथ। अभी मैंने आपको कहा कि ये जो एक इन्होंने भी सैक किया है, सैक किया है या नहीं किया, सस्पेंड किया है, वो हॉर्स पे कमेंट्री करते थे, और वो होटल मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, वो आपके इंटरनेशनल क्रिकेट चलाने की कोशिश कर रहे थे। उस्मान वाला जो है 10 महीने से अगर आप आइटिनरी देखें तो शेमफुल है कि पाकिस्तान की आपको सीरीज क्या मिली है, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, उसके बाद अफगानिस्तान, और आप ये समझ रहे थे कि आप इनके साथ खेलने के बाद आप एक फॉल्स सोल्यूशन लेके अब बड़ी टीमों को, इंडिया इज नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड, इंडिया इज रनिंग T20 चैंपियन एंड द सेकंड बेस्ट टीम व्हेन इट कम्स टू आपकी ये जो है व्हाइट बॉल और ODI। सो आपने एक तो ये डिसेप्टिव अपने आप को रखा हुआ था। सो एट द एंड ऑफ द डे अब आप फरारी से रेस लगाने जा रहे हो और आप फिएट हो, और वो क्यों हो? क्योंकि आप स्टेडियम पे तो आपने
18 बिलियन लगा के, और वो भी नया स्टेडियम नहीं बनाया, 3 को रिफर्बिश किया, जिसमें से एक पे कराची के आपने 7 से 8 बिलियन लगाए, और उधर आप 18 इंटरनेशनल मैच होने जा रहे हैं पाकिस्तान में अगले 3 महीने में, उस वेन्यू पे एक मैच नहीं रखा। वो क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी का मिलाप है, जो कि आपकी प्रोडक्शन की जो टीम है और जो ये प्रोड्यूस करती है, वो क्योंकि इक्विपमेंट को कराची भेजना ज्यादा महंगा था, बजाय कि आप फैसलाबाद भेजते। आपने फैसलाबाद जो है भेज दिया है, भेजेंगे आप तो फैसलाबाद का स्टेडियम इज नॉट इक्विप्ड फ्रॉम मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग। तो ये हो रहा है, ये प्रायोरिटीज हैं और रेजिस्टेंस टू चेंज है। जब मुनीब को या नुमान न्याज को बायोमैकेनिक्स नहीं आती तो वो नहीं चाहेगा कि बायोमैकेनिक्स इंटीग्रेट हो टीएल सिस्टम पे। जब मेडिकल पैनल पे डिप्लोमा होल्डर आप रखेंगे और फिर आप क्लिफ डिकन जैसे, मैं तो उसको कहता हूँ कि वो बड़ा ही ऑलमोस्ट ही इज कॉनिंग पाकिस्तान क्रिकेट, वो जो है वो साउथ अफ्रीकन जरूर है, एक छोटा सा सैंपल साइज है, उसका जूनियर विमेन टीम के साथ साउथ अफ्रीका में काम किया हुआ है, उसने प्लेयर्स को अपने काबू में कर लिया हुआ है। वो एमआरआई भी इसलिए नहीं कराता, इंजरी मास्किंग कराता है, टेप लगा के खिला देता है और वो फिर बेनिफिट्स लेता है। एट द एंड ऑफ द डे इस तरह तो क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट नहीं होती ना, जहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशन सुपर फिटनेस की बात होती है। तो अब इररेलेवेंट हो गए। पाकिस्तान का ये कहना कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को आप निकालें इस सीजन से, इस पूरे टूर्नामेंट से, बिकॉज उन्होंने एक बड़ा ऐसा किया है विच इज़ ऑब्वियसली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, और वो उन्होंने इंडिया की या इंडियन बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये सब कुछ किया है कि हाथ नहीं मिलाया जाएगा। और पाकिस्तान के बारे में ये अनऑफिशियल खबरें तो ये है कि अगर उनको ना हटाया गया तो शायद पाकिस्तान पूरे जो टूर्नामेंट है उसके फर्दर मैचेस का बॉयकॉट भी कर दे। सो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इट्स द द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन क्रिकेट ओवर द आईसीसी एंड इट्स नॉट न्यू, आई बिलीव। देखिए बात सुने, एक तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, मैं समझ रहा हूँ 12 से 18 घंटे देर से किया है। इनको कल ही कर देना चाहिए था, सलमान अली आगा को अवॉइड नहीं करना चाहिए था। आपके पास मैनेजर थे जो कि एक्स चीफ सेक्रेटरी पंजाब में ग्रेड 22 के फेडरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, वेरी गुड मैनेजर। इनको जाके क्लॉजेस बोलने चाहिए थे, जहाँ पे जो बहुत बड़ा ब्लेमिश है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत क्विकली, कि एक वो छोड़ दें, वो बाद में बात करेंगे कि इंडिया तो वैसे ही इनटॉलरेंट है, और जो आपने उनको हजमत उठाना पड़ी है, जो आपने उनकी दुर्गत बनाई है, नॉट ओनली एट टेररली लेवल बल्कि जो आपने इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में उनके साथ कर जोड़ी है, आपने नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव वो जो है बिल्कुल ही खत्म करके, रिबट करके, और जिस तरह उनकी इन हाउस कांग्रेस के इश्यूज आ रहे हैं तो वो तो इंटॉलरेंस थी, वो अपने आप को एक और ही दुनिया में और रलम में समझते हैं। विदाउट बीइंग ग्रेट दे थिंक दैट दे आर ग्रेट। यस, दे आर ए ग्रोइंग इकोनॉमी, दे कैन बी इकोनॉमिकली बहुत पावर होंगे, क्रिकेट की इकोनॉमिक पावर है वो। अब आप मजे की चीज सुने, आईसीसी का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसका एक क्लॉज है 2.1.1 जो स्पिरिट ऑफ द गेम का है। वो बड़ा क्लियरली कहता है कि आपने लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द अपोनेंट्स हो, फेलियर टू मेंटेन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हो, और नॉट फैसिलिटेटिंग द अदर टीम, ये कंडेमनेबल और पेनल्टी होगी आपको, और ये ऑफेंसेस है। ठीक है, अब आईसीसी का ये अपना कोड है, और आईसीसी का जो मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट, वो टॉस पे आपके पाकिस्तान के कप्तान को कहता है कि यू विल नॉट शेक हैंड्स। तो आप खुद ही वायलेट कर रहे हो, और कॉम्प्लेक्स बन रहा है आईसीसी, क्योंकि आईसीसी का जो चेयर है वो जे शाह है, और इंडिया की जो इकोनॉमिक क्लाउड है वो इकोनॉमिक सुपर पावर है, हेगेमोनिक प्रेजेंस है। सो दिस मींस बीसीसीआई नाउ इज होल्डिंग आईसीसी हॉस्टेज। ये तो एक चीज हो गई। दूसरा जो सूर्य कुमार ने किया, यादव ने, जिस तरह पॉलिटिक्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश की, वो नैरेटिव भी उनका जो दुनिया में पिट चुका है, लेकिन वो जो अब लेके आए तो मतलब दैट वाज लाइक डीमीनिंग योर ऑपोजिशन एंड शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू योर ऑपोजिशन। तो ये चार्जेबल ऑफेंसेस है। ठीक, अच्छा, अब चार्ज कैसे होगा जब आईसीसी खुद ही कॉम्प्लेक्स है। अब आगे आते हैं, आपको मैं इसलिए कह रहा था कि सलमान आगा और वो जाते ही ये क्लॉजेस बोलते हैं, दे शुड हैव टेकन द इंडियन मैनेजमेंट एंड आईसीसी टू द क्लीनर्स देयर एंड देन। आपको मैनेजर को जाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग। पर अभी भी जो पीसीबी कर रहा है, आई एम श्योर कि ब्रिलियंट कर रहा है, लेकिन एक कहीं गलती ना कर दें। एक आईसीसी का कोड है 2.4 क्लॉज है, वो 2.4 क्लॉज जो है वो बड़ा ट्रिकी है, वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ है, और वो ये कहता है कि अगर जिसमें सलमान ये उस्मान ख्वाजा
को भी सजा हुई थी, पेनल्टी पड़ी थी, और मोइन अली को भी पेनल्टी पड़ी थी और इमरान ताहिर को भी। वो क्लोथिंग में, अगर जैसे मोइन अली ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंटरनेशनल मैच में लिख दिया था कि फ्री पैलेस्टाइन एंड सेव गाजा, तो वो रिस्ट बैंड पे था, वो क्लोथिंग का क्लॉज है। अच्छा, क्लोथिंग के क्लॉज में अगर आपने इस किस्म के पॉलिटिकल लिखनी है स्टेटमेंट्स, तो आप प्रायर परमिशन लेते हैं आईसीसी की। अब इधर एक इंटरेस्टिंग लास्ट क्वेश्चन आपको मैं कहूंगा डायलेमा, वो ये हो सकता है कि क्या बीसीसीआई ने और सूर्य कुमार ने आईसीसी को प्री इन्फॉर्म किया हुआ था और परमिशन ली हुई थी, और अगर परमिशन ली हुई थी तो देन आईसीसी फूल आउट ऑफ देमसेल्व्स। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, जस्ट बिल्कुल ब्रीफली अपने बता दीजिएगा कि फिर जो आपने पाकिस्तान की टीम के हवाले से बताया, सो वी आई डोंट नो हाउ डज दिस साउंड, बट फिर हमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अगर ऑब्वियसली आगे जाके तो अगले इतवार को पाकिस्तान भारत का मैच फिर होता है, अगर होता है तो उसमें भी कोई बेहतरी की गुंजाइश आपको नजर नहीं आ रही? सर, आप इंडिया पाकिस्तान के मैच को छोड़ दें, मुझे फिक्र 17 के मैच की। पाकिस्तान प्लेइंग यूएई। अच्छा, नहीं, आप इनका ये स्किल, उनके स्किल का ये। डॉक्टर साहब क्रूड बातें हैं, सख्त बातें हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट ओपिनियन है, यू नो द गेम वेल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। और कल जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ, और पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने जो अब पोजीशन ले रखी है, जो एंडी पायक्रॉफ्ट ने एक हरकत की, ऑब्वियसली वायलेटिंग द आईसीसी कोड, बट जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि वो इन्फ्लुएंस्ड है बिकॉज जो आईसीसी की चेयर है वो भी जय शाह के पास है। सो बीसीसीआई इज होल्डिंग होस्टेज जो आईसीसी है उसको। तो अब देखना ये है कि हालात क्या जाते हैं। पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस पे अपना एक फैसला ले लिया है, और पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एंड द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि मेरे लिए अपने मुल्क की ऑनर से ज्यादा और प्रेस्टीज से ज्यादा कोई चीज अहमियत नहीं रखता है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।